के गांव पथरई में रामू नाम का गरीब किसान अपनी टूटी झोपड़ी के बाहर चुप बैठा था। खेत सूख चुके थे, कुएं में पानी नहीं था और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। सुबह की धूप तेज थी, पर उसके मन में सिर्फ अंधेरा भरा था। हे भगवान, अब क्या करूं? खेत ने साथ छोड़ दिया, बैल पहले ही बिक गए और बच्चों के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा। रामू, मैं बर्तन बार बार देख चुकी हूँ, मुट्ठी भर आटा भी नहीं है। मुन्नी सुबह से पानी पीकर बैठी है। मुझे मालूम है गौरी, रात भर यही सोचता रहा कि किसी से उधार मांगूं, पर गांव में कौन देगा? सबकी हालत कमजोर है। बाबा, आज रोटी मिलेगी ना? मैं कम खा लूंगी, सच, बस थोड़ी सी दे देना। मिलेगी बिटिया, मैं कुछ न कुछ लेकर आऊंगा, तू चिंता मत कर। झूठा दिलासा मत दो, बच्ची समझती कम है, भूख ज्यादा समझती है। हमें आज ही कुछ करना होगा। करूं भी तो क्या? खेत बंजर पड़ा है, बीज नहीं, पानी नहीं, सहारा नहीं, जैसे किस्मत भी रूठ गई हो। रामू ने अपनी फटी धोती संभाली, सूखे खेतों की तरफ देखा, फिर आसमान की ओर। उसकी आंखों में थकान थी, पर भीतर कहीं एक जिद भी बची हुई थी। तुम चौधरी हरिराम के पास जाओ, शायद 2 दिन का अनाज उधार दे दे। पिछली बार भी खाली हाथ लौटाया था, फिर भी जाऊंगा, और कोई राह नहीं है। बाबा, जल्दी आना, मैं दरवाजे पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ मेरी चिड़िया, जल्दी लौटूंगा। पगडंडी पर चलते हुए रामू को हर कदम भारी लग रहा था। गांव के कई घरों में तंगी थी, पर चौधरी का आंगन अब भी भरा पूरा दिखाई देता था। रामू जानता था कि वहां जाना आसान नहीं, पर भूख क्षण से बड़ी होती है। अरे रामू फिर आ गया। इस बार क्या चाहिए? बीज, पैसा या बस दया? चौधरी जी, दया ही समझ लीजिए। बच्चों के लिए थोड़ा अनाज चाहिए। फसल हुई तो सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। फसल? तेरे खेत में? वहां तो घास भी सोच कर उगती होगी। तू लौटाने की बात मत कर। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, बस 2 दिन का सहारा दे दीजिए। सुन रामू, मेरे दरवाजे पर रोज दुख लेकर लोग आते हैं। अगर सबको बांटता फिरूं तो मेरा घर भी खाली हो जाएगा। मैं भीख नहीं मांग रहा, उधार मांग रहा हूँ। नाम लिख लीजिए, ब्याज भी जोड़ लीजिए। नाम तो पहले से लिखा है। कर्ज बढ़ा है, भरोसा घटा है। अब कुछ नहीं मिलेगा। एक मुट्ठी चावल भी नहीं। बच्ची भूखी है चौधरी जी। मेरे घर की व्यवस्था तेरी कहानी सुनकर नहीं चलेगी। जा, कहीं और कोशिश कर। चौधरी की बातों ने रामू की पीठ और झुका दी। वो कुछ पल खड़ा रहा, फिर बिना जवाब दिए मुड़ गया। अपमान नया नहीं था, पर आज वो ज्यादा चुभ रहा था। बेटा रामू, रुको। मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मंदिर के पीछे वाले पुराने बरगद तक चले जाना। वहाँ कई बार अजीब मदद मिल जाती है। अजीब मदद? अम्मा, मैं समझा नहीं। सब 6 बात समझकर नहीं मिलती। कभी कभी राह पहले मिलती है, मतलब बाद में खुलता है। बरगद तक जाना ही सही। खाली हाथ लौटने से अच्छा है एक उम्मीद और देख लूं। मंदिर के पीछे का बरगद गांव जितना ही पुराना था। उसकी फैली जड़ों के बीच अजीब सी शांति थी, जैसे वहां समय धीरे चलता हो। रामू थका हुआ पेड़ की छाया में पहुंचा और पत्थर पर बैठ गया। अगर सच में कहीं कोई राह है तो आज दिखा दो। मैं अपने लिए नहीं, अपने घर के लिए मांग रहा हूँ। राह अक्सर सामने होती है बेटा, बस दुख आंखों पर पर्दा डाल देता है। कौन है वहां? मैंने आपको आते हुए देखा ही नहीं। जो थका हुआ मन लेकर आता है, वो कदमों की आहट कम सुनता है। डर मत, बैठो। मैं डर नहीं रहा, बस चौंक गया। आप साधु हैं क्या? नाम से क्या होगा? मान लो मैं राह का यात्री हूं। तुम बताओ, माथे पर इतनी चिंता क्यों है? चिंता की गिनती करूं तो शाम हो जाएगी। खेत सूखे हैं, घर खाली है, बच्ची भूखी है। मैं मेहनती हूं, पर भाग्य जैसे पत्थर हो गया है। मेहनत का फल देर से मिले, ये समझ आता है,
पर तुम्हारी आवाज में लालच नहीं, जिम्मेदारी है। लालच करने की हालत भी नहीं बची बाबा। बस इतना चाहता हूँ कि परिवार भूखा न सोए। बूढ़े ने ध्यान से रामू का चेहरा देखा। उसकी आंखें साधारण नहीं लगती थीं। उनमें एक शांत चमक थी, जैसे वो शब्दों से ज्यादा मन पढ़ रहा हो। अगर तुम्हें सहारा मिले तो क्या तुम उसे सिर्फ अपने लिए रखोगे? नहीं, पहले घर फिर पड़ोस। भूख का दर्द मैं जानता हूँ, जिसे हो सकेगा बांटूंगा। अच्छा जवाब है, पर याद रखना, हर वरदान परीक्षा भी लाता है। वरदान? बाबा, मैं ऐसी बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करता, पर आज संदेह से ज्यादा मजबूरी है। ठीक है, मजबूरी कभी कभी मन को सच्चा बना देती है। बूढ़े ने अपनी चादर के भीतर से एक पुरानी लाठी निकाली। पहली नजर में वो बस साधारण लकड़ी लगी, पर उसकी सतह पर महीन निशान चमक रहे थे, जैसे धूप उन्हें छूते ही जाग उठी हो। ये लाठी रखो, इसे साधारण मत समझना। ये हाथ की ताकत से नहीं, मन की नीयत से काम करती है। लाठी? बाबा, मैं अनाज मांग रहा था, सहारा नहीं। इससे मेरा घर कैसे बचेगा? जल्दी मत करो। जब सच्ची जरूरत हो, इसे जमीन पर हल्के से टिका कर कहना, जितना चाहिए उतना दो। और फिर क्या होगा? उतना ही मिलेगा जितनी जरूरत होगी। पर ध्यान रखना, चाहत अगर लालच बन गई तो यही लाठी तुम्हारी बात नहीं मानेगी। ये सच है या आप मेरी हालत देखकर मुझे दिलासा दे रहे हैं? सच और दिलासा में फर्क नीयत से खुलता है। आजमा लो, पर अकेले नहीं। घर जाकर परिवार के सामने पहली बार इसका प्रयोग करना। परिवार के सामने क्यों? ताकि तुम्हें याद रहे, ये वस्तु पेट भरने के लिए है, कमंड भरने के लिए नहीं। अगर यह सच निकला तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। आपको कहाँ ढूंढूंगा? जिसे समय भेजता है उसे समय ही मिलाता है। अभी धन्यवाद मत दो, पहले परीक्षा शुरू होने दो। रामू ने कांपते हाथों से लाठी ले ली। लकड़ी गर्म थी, जैसे किसी जीवित चीज को छू लिया हो। उसने ऊपर देखा, पर अगले ही पल बरगद के पीछे की छाया खाली थी। बूढ़ा जैसे हवा में घुल गया था। बाबा, अरे कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। यह क्या हो रहा है? चाहे सपना हो या चमत्कार, अब मेरे पास लौटने की वजह है। मुझे घर पहुंचना होगा। सांझ तक रामू झोपड़ी के पास पहुंच गया। हाथ में लाठी थी, मन में डर और उम्मीद दोनों। उसे यकीन नहीं था कि जो हुआ वो सच था, पर खाली घर की याद उसे आगे धकेल रही थी। तुम आ गए? कुछ मिला? तुम्हारे हाथ में ये लाठी कैसी है? अनाज नहीं मिला, पर रास्ते में एक बूढ़ा मिला। उसने यह दी। कहता था यह हमारी मदद कर सकती है। रामू, भूख में आदमी बहक भी जाता है। साफ साफ बताओ, हुआ क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कहीं मैं बहका तो नहीं, पर उसकी बातें झूठ जैसी नहीं लगी। बाबा, ये जादू की लाठी है क्या, जैसे मेले की कहानियों में होती है? पता नहीं बिटिया, अभी पता चल जाएगा। अगर कोशिश करनी है तो करो, खोने को बचा ही क्या है। झोपड़ी के भीतर तीनों मिट्टी के चूल्हे के पास आ खड़े हुए। खाली मटकी, खाली डिब्बा और बुझी राख उनके सामने थी। रामू ने गहरी सांस ली और लाठी को दोनों हाथों से पकड़ा। बाबा ने कहा था, सच्ची जरूरत के वक्त जमीन पर टिकाकर कहना, जितना चाहिए उतना दो। लाठी की नोक जैसे ही मिट्टी को छुई, झोपड़ी के कोने में रखी खाली टोकरी हल्के से हिली। फिर दूसरी, फिर तीसरी। तीनों ने एक साथ उधर देखा और सांस रोक ली। अम्मा, टोकरी अपने आप कैसे हिल रही है? रामू, ये मैंने भी देखा ना। मैं सपना तो नहीं देख रही। मैं भी देख रहा हूँ। कोई हाथ मत लगाना, पहले समझ लें यह क्या है।
अगली ही घड़ी पहली टोकरी में गेहूं के दाने टपकने की आवाज आई, दूसरी में चावल भरने लगे, तीसरी में दाल की महक उठी। झोपड़ी जो सुबह तक खाली थी अब धीरे धीरे भर रही थी। सचमुच अनाज, बहुत सारा अनाज। हे दीनानाथ, ये कैसा चमत्कार है। टोकरी पूरी भरने से पहले ही दाने गिरना बंद हो गए, न एक दाना ज्यादा न कम, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने घर की भूख नापकर ठीक उतना ही दिया हो। रामू की आंखें फैल रहीं, अब उसे बूढ़े की चेतावनी भी उतनी ही साफ याद थी। रामू, ये बात किसी को बतानी चाहिए या छुपानी चाहिए? अभी नहीं, पहले समझना होगा कि यह वरदान है या परीक्षा। बाबा, क्या अब हम रोज भूखे नहीं सोएंगे? अगर हम लालच नहीं करेंगे तो शायद नहीं। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और लगता था उसने भीतर की आवाजें सुन ली थीं। रामू, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम्हारे घर में अभी क्या हुआ है। दरवाजे के बाहर से आई आवाज ने झोपड़ी की गर्माहट को एक पल में ठंडा कर दिया। रामू ने लाठी और टोकरी की ओर देखा, फिर गौरी की आंखों में। दोनों समझ गए कि राज अब सिर्फ उनका नहीं रहा। कौन है बाहर? नाम बताओ। मैं हूँ हरखू, खेत के उस पार वाला। डर मत रामू, दरवाजा खोलो। हरखू, इस वक्त क्या काम है? काम भी है, चिंता भी। मैंने कुछ सुना है और कुछ देखा भी है। बाबा, खोलोगे मत। चुप बेटी। रामू ने धीरे से चटाई हटाई, दरवाजा थोड़ा खुला। बाहर हरखू खड़ा था, लेकिन उसके पीछे अंधेरे में एक और लंबी परछाई पेड़ों की तरफ खिसकती दिखी। रामू ने उसे साफ नहीं देखा, पर उसका मन कस गया। अंदर आओ, पर धीरे बोलना। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस इतना कहने आया हूँ कि आज शाम तुम्हें जंगल की तरफ जाते देखा गया था और लौटते वक्त तुम्हारी खाली टोकरी खाली नहीं लग रही थी। लोग दूसरों की भूख नहीं देखते, पर टोकरी जरूर देख लेते हैं। बात सिर्फ लोगों की नहीं है, जमींदार के आदमी भी वहीं मंडरा रहे थे। मैंने एक को पेड़ के पीछे छिपते देखा। उसे हमसे क्या लेना? उसे हर उस चीज से लेना है जिससे उसका भंडार भरे। अगर उसे लगा कि तुम्हारे पास कोई रहस्य है, तो वो चैन से नहीं बैठेगा। तो अब क्या करें? अभी किसी पर भरोसा मत करना, और अगर कल बुलावा आए तो सावधान रहना। तुमने यह बात कहकर हमारा भला किया है। भला तभी होगा जब तुम समझदारी दिखाओगे। मैं चलता हूँ। हरखू चला गया, पर पेड़ों के पीछे की परछाई जैसे अभी भी वहीं ठहरी थी। झोपड़ी छोटी थी, पर उस रात उसमें डर, उम्मीद और एक अनकहा सवाल साथ साथ बैठे थे। कई दिनों बाद उस चूल्हे में ऐसी आंच जली थी जिसमें सिर्फ लकड़ी नहीं, उम्मीद भी जल रही थी। मैं उतना ही पकाऊंगी जितना हम चारों के लिए ठीक हो। हाँ, बूढ़े ने साफ कहा था, जरूरत से ज्यादा नहीं मिलेगी। चारों मिट्टी के फर्श पर घेरा बनाकर बैठ गए। पहला कौर मुंह में जाते ही जैसे घर की हवा बदल गई। बच्चों की आंखें फैल गईं। गौरी की पलकों पर नमी थी, पर चेहरा शांत था। अम्मा, कितना अच्छा लग रहा है। बस धीरे खाओ, जल्दी में गला अटक जाएगा। सुनो सब लोग, यह दाना हमें बचा सकता है, लेकिन बिगाड़ भी सकता है। बिगाड़ कैसे सकता है बाबा? अगर हमने लालच किया, अगर किसी को दिखावा किया, अगर जरूरत से ज्यादा मांगा, तो सब खत्म हो सकता है। और अगर बात बाहर फैल गई, तो लोग दाना नहीं, हमारा चैन छीन लेंगे। यही समझदारी है। हवा बदल गई, बच्चों की आंखें फैल गईं। गौरी की पलकों पर नमी थी, पर चेहरा शांत था। भोजन कम था, पर उस रात वो किसी दावत से कम नहीं लगा। झोपड़ी से कुछ दूर नीम और पीपल की छाया के बीच दो आदमी ठहरे थे। एक भारी रेशमी चादर में, दूसरा झुका हुआ। गांव उन्हें पहचानता था, जमींदार भानु प्रताप और उसका कारिंदा लोटन।
तो तुमने अपनी आंखों से देखा? खाली हाथ गया था और लौटते वक्त टोकरी भरी थी। जी मालिक, और घर पहुंचते ही चूल्हा जल गया। कई दिन से उनके यहाँ धुआं नहीं उठा था। भूखा आदमी अचानक चुपचाप भरपेट खाए तो समझो कहीं ना कहीं खजाना फूटा। गांव में लोग कह रहे थे कि वो जंगल की तरफ गया था। जंगल अपने आप अनाज नहीं उगलता, कुछ तो मिला है उसे, कोई गुप्त भंडार, कोई तांत्रिक चीज या कोई जादू। क्या कल उसे हवेली बुलवा लें? सीधे बुलाने से वो चौकन्ना हो जाएगा। पहले मीठी बात, फिर दबाव, फिर डर। और अगर फिर भी ना बताए तो उसके खेत का बकाया याद दिलाओ, बैल याद दिलाओ, उसके टूटे छप्पर पर भी मेरा हक बता दो। गरीब के पास छिपाने को कम होता है, बचाने को ज्यादा। जमींदार की आंखों में भूख थी, पर वो पेट की नहीं थी। वो ऐसी भूख थी जो दूसरों की थाली देखकर और तेज हो जाती है। उसने झोपड़ी की ओर देखा, जैसे मिट्टी की दीवारों के पार भी देख सकता हो। सुबह मैं खुद रास्ते में मिलूंगा, जैसे सहारा देने आया हूँ। वो बोलेगा नहीं तो उसकी आंखें बोलेंगी। मालिक, अगर सच में कोई जादुई चीज हुई तो? तब वो चीज उसके घर में नहीं, मेरी हवेली में रहेगी। दोनों धीरे धीरे अंधेरे में खो गए। सुबह की धूप कोमल थी, पर घर के भीतर चिंता अब भी कड़ी थी। रात का भोजन शरीर को ताकत दे गया था, मगर आने वाले दिन का डर मन पर बैठा था। रामू ने लाठी उठाई और उसे कुछ ज्यादा कसकर पकड़ लिया। आज अकेले मत जाना। जाना तो पड़ेगा, खेत भी देखना है और बाजार से नमक भी लाना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हरखू यूं ही चेतावनी देने नहीं आया था। मैं संभल कर रहूंगा और लाठी साथ है। सुनो, अगर कोई पूछे तो बस इतना कहना कि हरखू ने उधार दिया था। झूठ लंबा नहीं चलता, पर पूरा सच कहना भी ठीक नहीं। तो आधा सच बोलना, वही सबसे सुरक्षित होता है। तुम चिंता मत करो, शाम तक लौट आऊंगा। रामू कच्चे रास्ते पर बढ़ा। पेड़ों की छाया उसके साथ चलती रही। वह हर आहट पर मुड़कर देखता, फिर कदम तेज कर देता। तभी आगे सफेद साफा और चमकती जूती दिखाई दी। जमींदार भानु प्रताप रास्ता रोके खड़ा था। अरे रामू, सुबह सुबह कहाँ चले? प्रणाम मालिक, खेत की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा है, मेहनती आदमी हो, पर सुना है इन दिनों किस्मत भी तुम्हारे घर का रास्ता पूछ रही है। मालिक, गरीब की किस्मत तो रोज रास्ता भूल जाती है। बातें तो बड़ी सीधी करते हो। चलो ये बताओ, कल शाम जंगल में क्या मिला? लकड़ियां मिली और कुछ जंगली कंद। सिर्फ इतना? फिर रात को तुम्हारे ग्रुप चूल्हा कैसे जला? बस वही पड़ोसी ने थोड़ी मदद कर दी थी। कौन पड़ोसी? हरखू। हरखू खुद आधा भूखा रहता है, वो तुम्हें भरपेट खाना दे देगा, ये बात कुछ जमी नहीं। रामू ने लाठी पर पकड़ और कड़ी कर ली। जमींदार की मुस्कान नरम थी, पर आंखें नहीं। वे सीधा टोकरी, लाठी और रामू के चेहरे के बीच घूम रही थी। देखो रामू, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। अगर कोई अनोखी चीज मिली है तो उसे छिपाना खतरे की बात है। मेरे पास छिपाने लायक कुछ नहीं मालिक। फिर आज शाम तक खुद हवेली आ जाना। नहीं आए तो मेरे आदमी आएंगे, और तब बात सिर्फ सवालों की नहीं रहेगी। ये कहकर जमींदार एक कदम पास आया। उसने रामू की लाठी पर नजर डाली, जैसे उसे पहचानना चाहता हो। रामू का दिल जोर से धड़का। क्या उसे लाठी के बारे में भी शक हो गया था? और हाँ, वो लाठी नई लगती है, कहाँ से पाई? रास्ते में मिली थी, सहारे के काम आ गई। सहारा कभी कभी मालिक भी बदल देता है रामू, याद रखना। जमींदार मुड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। रामू वहीं खड़ा रहा। लौटते समय रामू ने कई बार पीछे देखा। उसे लगा जैसे पेड़ों की छाया भी उसका पीछा कर रही हो। घर के पास पहुंचा तो गौरी दरवाजे पर खड़ी मिल रही। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रास्ते में जमींदार मिला था, सब जानना चाहता है। शाम तक हवेली बुलाया है। मैंने कहा था ना, बात फैल चुकी है। अब क्या करेंगे? अगर जाऊं तो वह उगलवाने की कोशिश करेगा, अगर न जाऊं तो आदमी भेजेगा। रामू कुछ कहता
उससे पहले ही गांव के मोड़ पर दो साए उभरे। हवेली के आदमी थे। उनके कदम सीधे झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। रामू, मालिक ने अभी बुलाया है, इसी वक्त, और इस बार खाली हाथ मत आना। दो चीज छिपा रखी है, साथ लेकर चलना। हमारे घर में कुछ नहीं है। ये बात हवेली में कहना। अगर मैं न जाऊं तो हम झोपड़ी की तलाशी लेंगे अभी। हवा जैसे थम गई। बच्चों की सांसें अटक गईं। रामू ने एक पल के लिए गौरी की ओर देखा, फिर लाठी की ओर। बोलो रामू, हवेली चलोगे या हम अंदर आए? उसी रुके हुए पल में रामू ने लाठी को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियों के नीचे लकड़ी हल्की गर्म हुई, जैसे भीतर कोई जाग गया हो। झोपड़ी के बाहर खड़े कारिंदों ने बस एक साधारण डंडा देखा। मैं हवेली चढ़ूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों एक कदम भी अंदर नहीं रखोगे। शर्तें तुम नहीं रखोगे रामू, बुलावा मालिक का है। डराने से सच नहीं बदलता। जो कहना है यही कहो। बहुत बोलने लगी हो। मालिक को जो चाहिए वो लेकर चलो। मैंने कहा ना, चर्च में कुछ नहीं है, और अगर तुमने हाथ बढ़ाया तो खाली नहीं लौटोगे। अच्छा, अकेला आदमी हम दो पर भारी पड़ेगा। कारिंदा आगे बढ़ा ही था कि लाठी की सुनहरी चमक एक सांस भर तेज हुई। रामू ने वार नहीं किया, बस लाठी जमीन पर टिकाई। सूखी मिट्टी से जैसे एक गोल लकीर चमकी और दोनों कारिंदों के पांव उसी जगह जकड़ गए। उनके चेहरों का रौब एक ही पल में उतर गया। अरे ये क्या, मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? रामू, ये कैसी चाल है? खोल इसे। चाल मेरी नहीं, तुम्हारे इरादों की है। तुम लोग सच लेने नहीं, कुछ छीनने आए थे। शोर सुनकर पगडंडी की ओर से एक और आहट आई। इस बार खुद जमींदार दो और नौकरों के साथ अंधेरे को चीरता हुआ आ पहुंचा। उसे यकीन था कि डर दिखाकर वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगा। इतनी देर क्यों लग रही है? एक गरीब किसान को लाने में भी तुम लोगों से काम नहीं हुआ। मैं यही हूँ, और आज बात मेरे घर के बाहर होगी, मेरी आंखों में देखकर। तेरी हैसियत क्या है रामू? जो चीज मिली है वो तेरे पास रहने लायक नहीं। आखिरी बार कहता हूँ, लाठी दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, हमारे लिए कब था? खेत तुमने छीने, बैल तुमने बनवाए, और अब घर भी। तू मुझे बांधेगा? मुझे? इस गांव का मालिक मैं हूँ। गांव का मालिक खेत जोतने वाला पसीना होता है, डर दिखाने वाला आदमी नहीं। लाठी फिर चमकी। जमींदार के पैरों के पास पड़ी मोटी रस्सी खुद उठी और उसकी कमर, हाथ और कंधों के चारों ओर कस गई। वो धड़ाम से घुटनों पर आ गिरा। रामू, अब देर मत करो, इन्हें चौपाल ले चलो। सच अकेले घर में नहीं, सबके सामने बोलना चाहिए। चौपाल में बरगद की छाया तले गांव जमा हो गया। सरपंच चौकी पर बैठे। उनके दोनों ओर बुजुर्ग किसान थे। बीच में रामू खड़ा था और सामने बंधा जमींदार। पहली बार बिना अपनी ऊंची चौकी, बिना नौकरों के रौब, बस एक डरे हुए आदमी जैसा दिख रहा था। रामू, जो हुआ है शुरू से साफ साफ कहो। यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं, सिर्फ सच सुना जाएगा। सरपंच जी, कई महीनों से ये लोग मुझ पर दबाव डाल रहे थे। पहले खेत का हिस्सा बढ़ाया, फिर बैल छुड़वाए, फिर कर्ज का डर दिखाया। कल रात इनके कारिंदे घर पर आए। बोले, जो चीज छिपा रखी है लेकर हवेली चलो। कौन सी चीज? यही लाठी। मुझे जंगल के किनारे एक बूढ़े ने दी थी। उसने कहा था, इसका उपयोग रक्षा के लिए करना, लालच के लिए नहीं। मैंने इसे कभी किसी पर अन्याय करने के लिए नहीं उठाया। तो जमींदार को इसके बारे में कैसे पता चला? क्योंकि इनके आदमी पीछे पीछे लगे थे। जिस दिन हमारे सूखे कुएं से पानी ऊपर आया, उसी दिन से इनकी नजर हमारे घर पर टिक गई। जमींदार, तुम क्या कहना चाहते हो? कोई जादुई लाठी वाठी नहीं होती। इसने मेरे आदमियों पर हमला किया, मुझे बांधा, और अब भीड़ जुटाकर मेरी बेइज्जती कर रहा है। अगर मैंने हमला किया होता तो ये सब अपने पैरों पर खड़े क्यों नहीं हो पाए? मैंने बस अपने घर की रक्षा की।
मालिक ने सिर्फ बात करने को कहा था। झूठ, तुमने कहा था खाली हाथ मत आना और तलाशी की धमकी भी दी थी। हम तो हुक्म मान रहे थे। हुक्म अगर गलत हो तो गलत ही रहता है। चौपाल में धीमी धीमी सहमति की आवाजें उठीं। रामू की बात में सिर्फ उसका दुख नहीं, सबकी अपनी कहानी सुनाई दे रही थी। जमींदार ने ये महसूस किया और पहली बार उसके स्वर में घबराहट उतर आई। जमींदार, इतने लोग एक साथ झूठ नहीं बोलते। ये सब मुझे गिराने की साजिश है। मैं इस गांव को चलाता हूं। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, गांव को खेत, कुआं, बैल और मेहनत चलाती है। तुमने बस डर चलाया है। अब फैसला जादू नहीं, इंसानों को करना था। चौपाल पर एक गहरा, साफ सन्नाटा उतर आया। पंचायत का निर्णय सुनो। जमींदार ने डर, दबाव और लालच से गांव वालों का हक छीना है। आज से इसकी मनमानी खत्म। पहले जिन किसानों से जबरन अनाज और जमीन ली गई, उसका हिसाब बनेगा और वापसी होगी। दूसरे, जब तक पूरा हिसाब न हो, जमींदार और उसके कारिंदे पंचायत की निगरानी में रहेंगे। तीसरे, किसी किसान के घर बिना पंचायत की अनुमति कोई आदमी नहीं जाएगा। यही न्याय है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बरसों तक तुम यही कहते रहे। आज सुनो, गांव किसी एक का नहीं होता। मुझे इससे बदला नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि कोई और रात हमारे जैसी न देखे। और हमारे बच्चों को डर नहीं, इज्जत विरासत में मिले। जमींदार ने चारों ओर देखा। कोई उसकी तरफ झुकने नहीं आया। ना नौकर, ना डर, ना पुराना रौब। बरगद के नीचे बैठी वही भीड़ जो कभी सिर झुका लेती थी, आज सीधी खड़ी थी। उसकी हार रस्सियों से नहीं, सच से हुई थी। रामू, उस लाठी का क्या करोगे? उसे वहीं रखूंगा जहां उसका मान बना रहे। ये हमारे घर की रखवाली करेगी, पर किसी पर हुकूमत नहीं करेगी।